तो आज अपने चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 13 तक पिछली बार हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 14, ये ऑब्जेक्टिव सीरीज है, क्वेश्चन नंबर 14 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन है कि दो प्रतिरोध तार हैं ए और बी और एक ही पदार्थ के भरे हुए हैं, यानी कि दो प्रतिरोध तार हैं ए और बी। जैसे कि एक प्रतिरोध तार ये रहा ए और एक और है ये बी। ये दो प्रतिरोध तार हैं। ये मैंने क्यों बनाया ऐसे, अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। ये बी है, एक ही पदार्थ के बने हैं, यानी कि दोनों एक ही पदार्थ के बने हैं। यानी दोनों अगर एक ही पदार्थ के बने हैं तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इस वाले तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है रॉ और इस वाले प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध रॉ है, वो दोनों समान होंगे क्योंकि एक ही पदार्थ के बने हैं। यानी कि रॉ पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ के बने हैं, तार ए की कुल लंबाई व त्रिज्या तार बी से दोगुनी है। यानी कि ये जो तार ए की जो लंबाई है और त्रिज्या है वो इस बी से दोगुनी है। अगर मैं बी की लंबाई एल मान लूँ, ये मैंने एल लंबाई मान ली, तो ए की टू एल होगी क्योंकि ए की बी से दोगुनी है। और अगर इसकी जो त्रिज्या है ये रेडियस, ये वाली यहाँ पे जो ये रेडियस है, अगर इसकी त्रिज्या में इस वाली की त्रिज्या में आर मान के चलूँ तो इसकी कितनी होगी, 2r त्रिज्या होगी। क्लियर है। तो ए व बी के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। इसका प्रतिरोध मैं आर ए मान लेता हूँ और इसका प्रतिरोध मैं आर बी मान लेता हूँ। क्लियर। अब अपने पास में फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए। ये ए क्या होता है, क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका। ये वृत्ताकार भाग है तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो रॉ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब मैं अगर ए के लिए निकालना चाहूँ, आर ए के लिए, तो यही फॉर्मूले को मैं सेट कर दूंगा। आर ए के लिए अनुपात आर बी के लिए, दोनों के लिए मैं एक साथ निकाल रहा हूँ। तो आर ए के लिए कैसे निकालूंगा मैं, आर ए यानी कि रॉ तो समान ही रहने वाला है। एल लंबाई कितनी है 2l, तो मैंने कर दिया 2l अपॉन पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 2r, तो 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर ये हो गया अनुपात आर बी। अगर आर बी के लिए निकालना चाहूँ तो इसके लिए रॉ तो समान होगा, एल का मान एल ही है बट्टे पाई, आर का मान आर ही है तो आर स्क्वायर। जो चीज़ कट रही है उसको मैं इजीली काट रहा हूँ। एल से एल कटी, रॉ से रॉ, एल से एल, पाई से पाई। यहाँ पे ऊपर तो बचा 2 बट्टे नीचे क्या बचा 2 का वर्ग 4 आर स्क्वायर। अनुपात यहाँ बचा ऊपर 1 और नीचे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 2 से ये कटा 2 बार और ये क्रॉस गुणा होकर जाएगा तो 1:2 आ जाएगा। फाइनल अपना आंसर 1:2। तो ऑप्शन सही हो जाएगा अपना ए, 1:2। ऑप्शन नंबर ए सही है तो इसमें। अब याद रखना कि ये डैश वर्क में एक्सीलेंट में मॉडल पेपर नंबर 1 में क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, तो उसको सही कर लेना, 1:2 होगा ये। अगला क्वेश्चन, तो सीरीज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। क्लियर है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किए गए कार्य का मान ज्ञात करना है तुमको। तो इसको भी मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट हैं, एग्जाम में आने के लायक हैं। तो क्वेश्चन है 10 एम्पियर की धारा, यानी कि आई का मान दे रखा है क्वेश्चन 15। आई का मान दे रखा है आई इक्वल टू 10 एम्पियर। साथ में और है 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यानी कि टी का मान दे रखा है 10 सेकंड। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो, वी का मान दे रखा है 15 वोल्ट, तो किया गया कार्य यानी कि डब्ल्यू का मान अपन को ज्ञात करना है। क्लियर है। अब देखो हमें पता है कि जो शक्ति P बराबर होती है वो W/T होती है। कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, तो P बराबर W/T। मुझे ये W निकालना है, तो यहाँ से अगर मैं W निकालूँ, दोनों का क्रॉस गुणा कर दूंगा तो P × T। T क्या है, शक्ति, या इसको VI भी लिखते हैं, आपको पता हो P बराबर होता है वोल्टेज × करंट। तो W बराबर VI और T, इस फॉर्म में आ गया।
मान रख देंगे। v का मान कितना दे रखा है 15, इंटू आई का मान दे रखा है 10, इंटू टी समय दे रखा है 10 सेकेंड, गुणा करेंगे 1500 जूल। ये आ जाएगी अपनी किया गया कार्य। ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए सही, ऑप्शन ए इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, चालक का, अर्धचालक का, विद्युत रोधी का, कोई नहीं। तो देखो ताप अगर इंक्रीज करेंगे तो ताप बढ़ाने पर जो अर्धचालक है उसका प्रतिरोध घट जाता है, यानी कि इसमें ऑप्शन होगा बी। और इसको और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो ये चैप्टर नंबर 14 में इलेक्ट्रॉनिकी अर्धचालक भौतिकी में डिटेल से दिया गया है, क्योंकि जैसे ही इसका ताप बढ़ाती है ऐसे पदार्थों का अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या उनमें बढ़ जाती है और उससे क्या होता है वो अच्छे चालक की तरह बिहेव करने लगते हैं, यानी कि उनकी चालकता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें 16वीं में। अब क्वेश्चन नंबर 17 में है सीरीज का 17 है कि एक 5 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना लंबा कर दिया जाता है, तार का प्रतिरोध होगा। अब मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। देखो ये एक तार है, ये तार है, ये 5 ओम प्रतिरोध का तार है, इसकी लंबाई अगर L है मैंने मान ली। अब इसको खींच के 3 गुना कर दिया जा रहा है, यानी कि पहले से 3 गुना कर दिया जा रहा है। और जब भी तार को खींच के 3 गुना करेंगे तो ध्यान रखना लंबाई में तो वृद्धि होगी लेकिन साथ में इसकी त्रिज्या में कमी आएगी। यहाँ पे अगर त्रिज्या में r मानूँ तो इसकी त्रिज्या r डैश, या इसका क्षेत्रफल ले लूँ मैं, क्षेत्रफल अगर इसका a है तो इसका है a डैश, ये क्षेत्रफल लेके चल रहा हूँ मैं। क्लियर। अब इसका अगर प्रतिरोध r है तो इसका प्रतिरोध मैं r डैश मान रहा हूँ और इसकी लंबाई को मैं मान रहा हूँ l डैश। और ध्यान रखना ये l डैश है वो 3l के बराबर होगी क्योंकि लंबाई इसकी 3 गुनी करी गई है। क्लियर है। अब आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हमें पता है एक फॉर्मूला कि r इक्वल टू होता है ρ l अपॉन a। क्लियर है यहाँ तक। यानी कि इस तार का जो प्रतिरोध है R बराबर ρ L अपॉन A, इससे मैं निकाल सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 सीधी सीधी दे रहा हूँ। इसी प्रकार अगर इसका मैं निकालूँ R डैश का तो ये हो जाएगा ρ L डैश अपॉन A डैश, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ। क्लियर। अच्छा अब एक चीज़ कॉमन बताऊँ मैं, दोनों में कॉमन क्या होगी, तार एक ही है और एक ही तार को खींच के लंबा किया गया है, इसका मतलब इसका आयतन इसके बराबर ही होगा। दोनों तारों का आयतन तो वही की वही रहेगा, उसी तार को तो खींच के किया गया है। अब इसका आयतन मैं निकालना चाहूँ तो इसका आयतन कैसे निकालूंगा, a l, और ये बराबर होगा, इसका आयतन क्या होगा a डैश l डैश, इसके बराबर होगा। अगर यहाँ से मैं a डैश को नीचे लेके आ जाऊँ तो l डैश इस l को नीचे लेके आ जाता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूँ। क्लियर है। आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर r डैश में r का भाग दूँ, यानी कि समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग देने पर, तो r डैश बट्टे r क्या होगा, ρ l डैश अपॉन a डैश बट्टे ρ l अपॉन a। क्लियर। यहाँ से ρ से तो ρ कट गया, अब इसको ऊपर ले जाऊँ मैं, क्रॉस गुणा करूँगा तो a l डैश बट्टे a डैश l, ये आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से मैं समीकरण नंबर 3 से a अपॉन a डैश का मान l डैश अपॉन l रख दूंगा, तो l डैश अपॉन l और ये इनटू में l डैश अपॉन l है ही है, गुणा करेंगे तो l डैश स्क्वायर बट्टे l स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। आगे अब l डैश का मान कितना है 3l, तो इसकी जगह पे अगर मैं 3l रखूँ तो 3l का होल स्क्वायर बट्टे l स्क्वायर, या यही 9l स्क्वायर बट्टे l स्क्वायर, l स्क्वायर से l स्क्वायर कट गई, r को मैं क्रॉस गुणा में ले जाऊँ तो r डैश बराबर हो जाएगी 9r, बराबर 9 इंटू r का मान कितना दे रखा है 5 ओम, तो ये 5 आ गया। अब 9 पंजे हो गए 45 ओम, इसका राइट आंसर कौन सा होगा 45 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। क्लियर। अगला, हाँ अगला क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में a व b के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा। ये परिपथ दिया हुआ है, इसके मध्य में तुल्य प्रतिरोध होगा। देखो ये जो परिपथ है और ये सवाल क्वेश्चन है वो वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट।
ये जो परिपथ है ये ऑप्शनल ना आके न्यूमेरिकल टाइप में भी बन के आ सकता है क्वेश्चन। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। मैं क्या करूँ, इसको इस वाली फॉर्म में सेट कर दूँ कि ये तार ए है वो ये रहा। अब यहाँ से ए से लेके ये सी तक ये मैंने लगा दिया 10 ओम का एक प्रतिरोध। क्लियर है। अब सी से सीधा बी तक एक ये तार आया हुआ है, तो इस तार को मैं ऐसे डाल दूँ, ये बी निकल गया। क्लियर। और ये पॉइंट था अपना सी। अब ध्यान रखना सी से डी के बीच में 10 ओम का प्रतिरोध है, तो सी से डी के बीच में ये मैंने 10 ओम का प्रतिरोध बना दिया और ये पॉइंट दे दिया मैंने यहाँ पे डी। क्लियर है। अब देखो ए डायरेक्टली एक तो ये जुड़ा हुआ है सी डी से जुड़ा हुआ है, सी डी से जुड़ गया, ठीक है। बी डी से जुड़ा हुआ है ऐसे, तो यानी कि यहाँ पे 10 ओम का प्रतिरोध और जुड़ा हुआ है, तो ये मैंने जोड़ दिया 10 ओम का प्रतिरोध, 10 ओम का प्रतिरोध। क्लियर है। और यहाँ से ए जुड़ा हुआ है अपना इस प्रकार डी से, ये ऊपर तार जा रहा है, ए डी से एक तार से जुड़ा हुआ है, इस तार को मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ। अब आप देखोगे कि तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में, तुम चाहो इसको ऐसे भी बना सकते हो 10 10 10। ये ए है बी है, यहीं पे ये बिंदु हो गए अपने 10 ओम 10 ओम 10 ओम के प्रतिरोध। अब इनको अपन सॉल्व करेंगे तो इनको सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं कि समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हों तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/10 + 1/10 + 1/10 एलसीएम लेंगे, 10 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 1 + 1 + 1 यानी कि 3/10, ये 1/R का मान है। ऊपर लेके जाएंगे R को, तो R = आ जाएगा 10/3 ओम। ये है इसका फाइनली आंसर 10/3 ओम। तो राइट आंसर होगा इसमें 10/3 ओम, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध ताप गुणांक का ऐसा ही मात्रक होगा। अब ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध ताप गुणांक का ऐसा ही मात्रक। देखो प्रतिरोध ताप गुणांक का अगर मात्रक निकालना है तो सबसे पहले इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो हमें पता है एक फॉर्मूला कि आर टी टेम्परेचर पर टी तापमान पर आर टी, जो किसी तार का जो प्रतिरोध होता है वो 0 टेम्परेचर पर जो प्रतिरोध है वो 1 + अल्फा, यानी कि ताप गुणांक यही होता है अल्फा, और डेल्टा टी तापमान में जो डिफरेंस है वो है डेल्टा टी। ये होता है। मुझे इसका मात्रक निकालना है तो मैं सारी चीज़ों को पश्चांतरण करके इधर लेके आऊँगा। R0 को इधर लेके आऊँगा तो RT/R0, ये एक को भी मैं लेके आ रहा हूँ तो -1 हो गया, और यहाँ पे अल्फा.डेल्टा टी बचा। अब ध्यान दो RT भी एक प्रतिरोध है, R0 भी एक प्रतिरोध है, मतलब ये मात्रकहीन राशि हो गई। और मात्रकहीन राशि में से कोई अगर मान घटाओगे तो वो मात्रकहीन ही निकलेगा, यानी कि ये मात्रकहीन, ये पूरी की पूरी राशि मात्रकहीन हो गई। क्लियर है। मुझे अल्फा निकालना है, डेल्टा टी को इसके नीचे ले जाता हूँ, डेल्टा टी बराबर अल्फा। अब यहाँ पे ये तो मात्रकहीन है, लेकिन इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो डेल्टा टी इनवर्स हो जाएगा, और डेल्टा टी यानी कि ताप, डेल्टा टी इनवर्स हो जाएगा। डेल्टा टी क्या है? ताप, और ताप का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन, यानी कि 1/केल्विन, ये इसका मात्रक होगा, या इसको अपन लिख सकते हैं केल्विन इनवर्स। तो ये आ जाएगा इसका मात्रक केल्विन इनवर्स। राइट आंसर केल्विन इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। केल्विन इनवर्स ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो सॉल्व कैसे करना है। एक तार में 1 एम्पीयर की धारा, यानी कि I बराबर सीधा सीधा 1 एम्पीयर दे रखा है अपन को, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कि Q बराबर दे रखा है 1 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कि E का मान दे रखा है
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर ये ना भी दिया हो तो भी आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होता है। क्लियर। प्रति सेकंड यानी कि t बराबर 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर ज्ञात करनी है। क्लियर। अब हमें फॉर्मूला पता है विद्युत धारा से, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं Q/T। क्लियर है। क्रॉस गुणा करूंगा तो Q बराबर I इंटू टी। अब आवेशों के क्वांटीकरण से मुझे पता है Q बराबर क्या होता है Ne, तो ये Ne बराबर I इंटू टी। मुझे n का ही मान ज्ञात करना है तो n बराबर IT/E ये हो जाएगा। अब इसके बाद में n बराबर अपना आया IT/E, सारे के सारे मैं इसमें मान रख रहा हूँ। I कितना है 1 एम्पियर, t कितना है 1 सेकंड, बट्टे E 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब या इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1.6 इंटू 10⁻+19, ये ऊपर जाएगी तो प्लस की 19 हो जाएगी। क्लियर है। पॉइंट उठाया, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाई और इसमें से एक जीरो मैं और लेके आ रहा हूँ तो ये हो जाएगा 100/16 इंटू यहाँ पे बचा 10⁻18 क्योंकि एक जीरो में इसके साथ में ऐड कर दिया, इससे ये कटेगी 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि ऑप्शन अपना 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻18, सी ऑप्शन सही होगा इसमें, राइट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होते हैं? तो फ्यूज तार होते हैं वो लेड टिन की मिश्र धातु होती है, इससे निर्मित होते हैं। देखो ये बात आप अच्छी तरह से याद कर लो कि जो फ्यूज तार होती हैं उनमें एक विशेषता देखी जाती है कि वो जैसे ही धारा प्रवाहित होती है तो होता क्या है कि हीट बढ़ेगी, वोल्टेज ड्रॉप होगा, हीट बढ़ेगी। हीट बढ़ने से वो जल्दी गले ना, यानी कि उनका गलनांक अधिक होना चाहिए, तो ऐसी धातु चूज की जाती है इनका गलनांक उच्च हो, लेड टिन मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर सी। और वो चालक भी हों क्योंकि धारा का प्रवाह भी होना चाहिए, प्रतिरोध भी उनका कम होना चाहिए। ये सारे के सारे फैक्टर कंसीडर करते हैं अपन, उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि फ्यूज तार में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाए। तो ये धातु बहुत अच्छी सफिशिएंट धातु होती है, लेड टिन मिश्र धातु, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई स्टार लगा लो इस पे। तो मीटर सेतु का सिद्धांत है, तो मीटर सेतु बीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है, इसको भी कंसीडर कर लो। देखो बल्ब का फिलामेंट, एक्चुअल में हमें बल्ब में फिलामेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि बल्ब के तंतु की रिक्वायरमेंट क्या है कि वो प्रकाश दे। अब प्रकाश कब देगा? जब उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी कि उसका प्रतिरोध उच्चतम होना चाहिए, ऐसी धातु होनी चाहिए। तो तांबे का तो अपन रख नहीं सकते, लोहे का भी नहीं रख सकते, कांच का तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, टंगस्टन का, बी। इसी के साथ सीरीज अपनी खत्म।